हमारे साथ आज विशाल कृष्ण जी हैं। आप बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं और बनारस घराने की महान सांगीतिक और नृत्य की परंपरा को आपने अपने भीतर समाहित किया है और इसे अगले पीढ़ी तक भी प्रवाहित कर रहे हैं। आज के बातचीत में हम थोड़े बहुत इनके जीवन वृत्तांत से परिचित होंगे। आपका परिचय कथक से है और कथक क्या है? एक आम दर्शक को कथक के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कथक का जो परिभाषा है वो है कि कथा कहे सो कथक कहा है। और पुराने समय में जो कथाकार हुआ करते थे वो स्टोरीज को वो एक गांव से दूसरे गांव तक लेकर जाते थे और वहाँ अपनी प्रस्तुतिकरण करते थे। फिर धीरे धीरे ये मंदिरों से निकलकर, उन गांवों से निकलकर कई सारे पड़ाव को पार करते करते ये मंच तक पहुंचा है। और अभी पूरे विश्व भर में कथक पॉपुलर है और बहुत सारे इसके महान गुरु हुए हैं जो इसकी बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरे बचपन के बारे में, मेरी नृत्य की शुरुआत 3.5 साल की उम्र में हुई और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे क्या सीखने को कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी पीढ़ियों से नृत्य की सेवा की जा रही है। मेरे इस परंपरा की जो शुरुआत है, जो उसके प्रवर्तक है, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, परदादा जी थे मेरे। उनका नाम था आचार्य पंडित सुखदेव महाराज जी। उनसे हमारे घर की नृत्य की शुरुआत हुई और मैं उस घराने की 4वीं पीढ़ी हूँ उस परंपरा की। तो बचपन मेरा जैसे आम बच्चों की तरह गुजरता है वैसे ही कुछ गुजरा हमारा बचपन। खेलते कूदते 3.5 साल की उम्र में मेरी दादी जी से नृत्य की शुरुआत हुई, सितारा देवी जी से। उसके बाद मैंने पिताजी से सीखा, पंडित मोहन कृष्ण जी से। फिर हमारे घर के एक शिष्य थे पंडित रविशंकर मिश्र जी, जो हमारे लास्ट गुरु थे। उसके बाद बहुत साल तक मैंने पंडित बिरजू महाराज जी के पास से मैंने नृत्य की बारीकियां सीखी है। आपने अपने कई सारे गुरुओं का नाम लिया, तो सबसे अधिक प्रभाव या फिर सबसे जो एक कहा जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर जैसा चीज कुछ, तो वो किनके साथ रहा है? वो अब एक के साथ बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की शैली बहुत अलग थी, हर किसी की सोच बहुत अलग थी। और उस सोच को मैंने गुलदस्ते की तरह अपने अंदर समाया है, जो मेरे शायद प्रस्तुतिकरण में लोगों को दिखता भी है। क्योंकि दादी की जो मैंने सीखा, जो उनकी जो चपलता थी, जो उनका जो एक पैशन था डांस के प्रति, मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। और उन्होंने, सितारा जी ने बहुत सारे ऐसे मुझे ऐसे एलिमेंट्स सिखाए हैं कथक के अंदर जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। फिर महाराज जी की परंपरा में, अगर हम कहें लखनऊ घराने की परंपरा में, तो उसमें जो उनकी खूबसूरती है मैंने वो सीखी। मेरे पिताजी का जो मैथमेटिकल जो उनकी सोच थी कथक को लेके, मैंने वो सीखी है। रविशंकर जी से मैंने बहुत सारी बंदिशों के ऊपर मैंने उनसे प्राप्त किया है, बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी है। तो हर गुरु की अपनी एक विशेषता होती है, ये शिष्य पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने अंदर उसको समाहित करता है। सबसे यादगार प्रस्तुति कोई हो आपको याद, और उसके कुछ किस्से? एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था, ढाका म्यूजिक फेस्टिवल, और मेरे पिताजी मेरे साथ उस टाइम पर ट्रैवल करते थे। अब नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे याद है कि जब मुझे ढाका म्यूजिक फेस्टिवल से जब मुझे सबसे पहले फोन आया था वहाँ पे बांग्लादेश से, मुझे प्रस्तुतिकरण करने के लिए अपनी, तो जब मेरे पिताजी और हम दोनों ग्रीन रूम की तरफ बढ़ रहे थे, और जब हम ग्रीन रूम के अंदर चले गए, मेरे पिताजी थोड़ा बाहर देखने के लिए गए थे कि मंच किस प्रकार का है, कितनी ऑडियंस है, क्या है। तो मेरे पिताजी ने मुझे आके बड़ा सरप्राइज होकर मुझे पूछा था कि ये बताओ जरा कि ये क्लासिकली शो है ना? मैंने कहा हाँ, क्यों? बोले कि ये तो जैसे लग रहा है पूरा आईफा अवार्ड का फंक्शन है ये तो, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे उसको आयोजित किया गया था। आयोजन करता थे जो उसके समिति के लोग थे, उन्होंने इतनी बड़े लेवल पे उसको आयोजित किया था। और जब मैं मंच पे था तो मुझे देखने के लिए 55,000 ऑडियंस थी। तो इतनी तादाद में ऑडियंस क्लासिकल को मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो इट्स अ प्योर क्लासिकल फेस्टिवल था, उसका नाम था ढाका म्यूजिक फेस्टिवल। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार क्षण था, क्योंकि उस पूरे समारोह के हम सबसे यंगेस्ट कलाकार थे उस टाइम पे।
अभी क्लासिकल का जिक्र आया, तो वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारे जो कला के आलोचक हैं, कला प्रशासक जैसे लोग, वो सेमी क्लासिकल्स को थोड़े इस नजरिए से देखते हैं, कमतर आंकते हैं ऐसा। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? आप देखिए, सब विधा अपनी अपनी जगह पे सही है ना। अब उसमें से कुछ आलोचक होंगे जिनके जो आलोचना करते होंगे उसकी उसके प्रति, बट मुझे लगता है कि हर विधा अपनी जगह पे सब सुपेरियर है, सब यहाँ पर है। और क्लासिकल क्या है कि देखिए वो जन्मों जन्मों तक का उसके लिए रियाज करना पड़ता है। वो ऐसी कोई साधना जैसे हम पूजा करते हैं, हम रोज करते हैं उस चीज को, तब जाके उसमें खुशबू पैदा होती है, तब आप ऑडियंस के सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं अपना, तब आपकी आपकी का आपको प्रेस किया जाता है, आपको वाह वाह मिलता है ऑडियंस के प्रति। तो वो आपको करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। और उसके जो नॉर्म्स हैं, जो एक कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत, क्योंकि वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, तो उसके लिए हमारे हमारे पीछे एक बाउंड्री खींची गई है। हमें उसके अंदर अंतर्गत रह के ही सारे कार्य को करना होता है, हम उस बाउंड्री को कोर्स पार नहीं कर सकते। सेमी क्लासिकल में क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन कर लेते हैं, बट हम जो हमारे गुरुओं की जो परंपरा है, वो जो शैली है, उसको हमें नहीं भूलना है, उसको जीवंतता हमें देनी है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और नई पीढ़ी को हमें उसको बताने के लिए उसके पीछे तो बहुत रियाज करना पड़ता है। शायद इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं उसकी। जैसे कई कलाकार ऐसे हैं जो संगीत के घरानों से हैं, वो विदेशों में जाकर रह बस जाना चाहते हैं, हाँ। या फिर जहां से उनका संबंध है वहां से कहीं और रहना हाँ। बसना चाहते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रह सकते हैं। और वैसे रहा तो मैं भी बॉम्बे में बहुत साल तक है, 7 साल मैंने बॉम्बे में बिताए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे जो बनारस में जो एक शांति और जो मुझे एक सुकून मिलता है, वो इसलिए मैंने बनारस कभी नहीं छोड़ा। इवन सितारा जी जो मेरी दादी थी, वो भी हमेशा कहती थी जो बनारस है उसका रस जो है बना हुआ रस है, इसलिए उसका नाम बनारस है ना। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिसको जहाँ जैसे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है वो वहाँ उस प्रकार से रहता है। तो किसी के ऊपर टिप्पणी करना आई थिंक मेरे लिए सही नहीं है। आपने कई सारे शिष्यों को भी तालीम दी है। हाँ। जो नए शिष्य आते हैं उनको सिखाने में क्या क्या चुनौतियां हैं? सिखाने में चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो रियाज नहीं करते हैं, सबसे पहली बात तो है। और उनको ये बात बार बार कही जाती है कि बिना रियाज के आप आपके संगीत में या नृत्य विधा में आपकी खुशबू नहीं आएगी। मेरे पिताजी कहते थे मेहंदी को जितना पीसोगे वो उतना रंग लाएगा, मसाले को जितना पीसोगे वो उतना स्वाद देगा। तो इसके पीछे का बात ये था कि आप जितना रियाज करेंगे उसके अंदर आप रम जाएंगे, जब तक कि आप रमेंगे नहीं। क्योंकि क्यों कहते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो साधना है, बिना साधना की कुछ भी चीजें प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए चुनौतियां इसी सबसे बड़ी यही आती है कि सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब उनको रियाज करना पड़ता है तो वो भग जाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है हमारे लिए। जैसे आपको संगीत अपने विरासत में मिला है, जी। लेकिन अब जो नए शिष्य आते हैं, वो चूंकि डिजिटल एरा है, लोग देखते हैं, आते हैं। हाँ। तो इस नजरिए से कथक के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है कथक का भविष्य। बहुत सारे बच्चे तादाद में नृत्य कर रहे हैं, और स्पेशली जब लॉकडाउन था तो मैंने बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बच्चों को देखा, मैं उनसे बहुत आकर्षित हुआ, उन बच्चों से जो बहुत यंग थे। कुछ 10 साल की बच्ची थी, कुछ 12 साल की लड़कियां थी, कुछ 15 साल का लड़का था, जिनको मैंने देखा यूट्यूब के माध्यम से देखा, किसी को मैंने फेसबुक पे देखा, किसी को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। उनको स्पेशली मैंने लिखा कि बेटा ऐसे ही तुम इस विधा को आगे बढ़ाते रहो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे जो नृत्य कर रहे हैं। अभी मेरी हाल में यूएस में भी मेरा जाना हुआ था यूएस में। आप सोचिए कि वहाँ 250-300 बच्चे कथक परंपरा को सीख रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आगे विलुप्त तो होगा या खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल विलुप्त होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है इसके, बल्कि उल्टा और ज्यादा पॉपुलर हो गया है अभी, तो ऐसा कह सकते हैं। तो इसी बात से हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो नए कथक सीखने वाले हैं, उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे भाई। कथक आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे बड़ी बात है कि रियाज, और दूसरी बात है गुरु की सेवा। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता है। तो जितनी आप सेवा करेंगे, जितना आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और गुरु सिर्फ आपको नृत्य ही नहीं सिखाएगा, जीवन की बहुत सारी चीजें सिखाएगा आपको। जैसे मैंने अपने घर में हालांकि मेरे घर में मेरे परिवार के जन ही मेरे गुरु रहे, लेकिन आज जब जिस चुनौतियों पे कभी कभी खड़े होते हैं तो मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी ने ये बात कभी इनडायरेक्टली मुझे बोली थी, और आज इस मुकाम पे खड़े हैं क्यों? बिकॉज ऑफ उनकी इस आशीर्वचन से मैं उसको बिल्कुल स्मूथली मैं कर पा रहा हूँ।
तो नॉट ओनली मुझे ज्ञान उन्होंने सिर्फ नृत्य परंपरा की दी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारे संस्कार सिखाए, बहुत सारी संस्कृति सिखाई कि कैसे जुड़ना है, बड़ों का आदर कैसे करना है, कैसे जब बड़े बुजुर्ग आपसे मिलना है तो क्या उस टाइम पे आपको क्या आपको उनके साथ सानिध्य में कैसे आपको उनके साथ रहना है, कैसे, और सबसे बड़ी बात कि सेवा, जब तक आप सेवा भाव से नहीं उसको आप प्राप्त करेंगे तभी उसमें कभी भी उसमें फलित नहीं होगा। तो आप सेवा करिए अपने गुरु की, जिनके पास भी आप सीख रहे हैं, और रियाज करिए, बस यही कहना चाहूंगा। एक आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने इस उम्र के इस पड़ाव तक आने के बाद आपको क्या लगता है कि आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका इधर मूल्यांकन करें तो? मैंने बहुत कुछ पाया, मैंने खोया बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे मुड़ के अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी तो मेरी उम्र कितनी है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अभी से अभी ये सोचने लगेंगे कि मैंने बहुत कार्य किया है तो फिर तो मुझे लगता है कि हम घर में बैठेंगे, फिर तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी हर एक परफॉर्मेंस से के बाद मुझे लगता है कि कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां निकलती हैं मेरे अंदर, जो मुझे मेरे मित्र, मेरे बड़े लोग जो आते हैं हमेशा परफॉर्मेंस देखने के लिए, वो मुझे हमेशा कानों में फुसफुसाते हैं कि थोड़ा सा आज ये मिस था, थोड़ा सा आज वो मिस था। तो हमेशा ईच परफॉर्मेंस से प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं। कभी भी सेटिस्फेक्शन हो, एक परफॉर्मेंस अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम आगे रियाज नहीं करेंगे और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, डेफिनेटली आप जब यही सवाल मुझे 50-60 साल की उम्र में आके पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे कि मैंने पीछे मुड़ के मुझे कैसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।